हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र के बारे में, जो कि सुमित सर के द्वारा पढ़ाया गया बीपीएससी क्लास नोट्स है। और ये 72वीं बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इससे कि पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने इस बुक के कुछ हिस्से को कवर किया है। तो चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हुए आगे आने वाले टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अयस्कों के प्रकार और उनके रासायनिक लाभ। वाणिज्यिक माइनिंग प्रणाली यानी रमेश माइनिंग प्रणाली जैसे आधुनिक पद्धतियों के अंतर्गत अयस्कों को उनमें मौजूद अधात्विक अशुद्धियों और धात्विक यौगिकों की रासायनिक संरचना के आधार पर मुख्य रूप से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऑक्साइड अयस्क। तो इन अयस्कों में धातुएं ऑक्सीजन के साथ रासायनिक बंध बनाकर ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती हैं और ऑक्साइड अयस्कों से धातु का अपचयन करना सबसे आसान होता है। यहाँ कुछ धातुओं के नाम, उनके रासायनिक सूत्र, उनसे संबंधित धातु के बारे में दिया गया चार्ट बनाकर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला है बॉक्साइट। इसका रासायनिक सूत्र है Al2O3 × 2H2O। इसका संबंधित धातु है एल्यूमिनियम। यह एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। बिहार में इसके भंडार मुख्य रूप से मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं। बायर प्रक्रिया द्वारा इसका शोधन होता है। उसके बाद है हेमेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। इससे संबंधित धातु है लोहा। यह लौह का सबसे उत्तम और लाल रंग का ऑक्साइड अयस्क है और बिहार के भागलपुर जिले में इसके निक्षेप प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है मैग्नेटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4 और इससे संबंधित धातु है लोहा। यह काले रंग का अयस्क है जिसमें प्राकृतिक रूप से प्रबल चुंबकीय गुण होते हैं और ये बिहार के गया और जमुई जिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है लिमोनाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3 × 3H2O और इसका संबंधित धातु है लोहा। इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या ब्राउन आयरन और भी कहा जाता है। इसमें जल के अणु मौजूद होते हैं। उसके बाद है पायरोलूसाइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है MnO2। इससे संबंधित धातु है मैग्नीज। यह मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। शुष्क बैटरियों में डिपोलराइजर के रूप में इसका व्यापक औद्योगिक उपयोग होता है। उसके बाद है जिंकाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है ZnO। इससे संबंधित धातु है जिंक। ये प्रकृति में दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला लाल रंग का अयस्क है जिसे खनिजों द्वारा रेड जिंक भी कहा जाता है। उसके बाद है कोरंडम। इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3। इससे रिलेटेड धातु है एल्यूमिनियम और यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अपघर्षक और रत्नों जैसे रूबी और नीलम के रूप में होता है। उसके बाद हम देखते हैं सल्फाइड अयस्क के बारे में। तो इन अयस्कों में धातुओं के साथ मुख्य अशुद्धि के रूप में सल्फर जुड़ा होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लेवन विधि द्वारा किया जाता है। पहला है पाइराइट। इसका रासायनिक सूत्र है Fe2। संबंधित धातु है लोहा। इसे आयरन पाइराइट्स या मूर्खों का सोना कहा जाता है क्योंकि इसकी धात्विक चमक सोने जैसी होती है। बिहार में इसका एकाधिकार है। भारत का 94 से 95% पाइराइट भंडार केवल बिहार के रोहतास जिले, अमझोर और विंध्य चट्टान समूह में स्थित है। इसका मुख्य उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड और उर्वरक उत्पादन में होता है। नेक्स्ट है कार्बन आयरन पाइराइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है CuFeS2। इसका संबंधित धातु है तांबा। इसे चेल्को पाइराइट भी कहा जाता है। ये तांबे का सबसे प्रमुख सल्फाइड अयस्क है और विश्व भर में तांबे का अधिकांश निष्कर्षण इसी अयस्क से होता है। उसके बाद है चेल्कोसाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Cu2S और इससे संबंधित धातु है तांबा और यह एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क है जिसे कॉपर ग्लास भी कहते हैं। उसके बाद है कोबेलाइट। इसका फॉर्मूला है Cus। संबंधित धातु है तांबा। यह एक दुर्लभ इंडिगो ब्लू रंग का तांबा सल्फाइड खनिज है। नेक्स्ट है बोर्नाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Cu5FeS4। इससे रिलेटेड धातु है तांबा। यह हवा के संपर्क में आने पर बहुरंगी चमक उत्पन्न करता है, इसलिए इसे पिकॉक और भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीरोटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe। इससे रिलेटेड धातु है लोहा।
यह एक लौ सल्फाइड है जिसमें असामान्य चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है अर्जेंटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Ag2S। इससे रिलेटेड धातु है चांदी। इसे सिल्वर ग्लास भी कहा जाता है। यह चांदी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट है जिंक ब्लेड या जिंक ब्लेंड। इसका केमिकल फॉर्मूला है Zns। रिलेटेड धातु है जिंक। इसे एस्फेलोराइट भी कहते हैं और जिंक के व्यापारिक निष्कर्षण का यह प्रमुख स्रोत भी है। उसके बाद है सीनेबार। इसका केमिकल फॉर्मूला है Hgs और इससे रिलेटेड धातु है पारा। यह पारे का अत्यंत विषैला सल्फाइड अयस्क है। भारतीय परंपरा में प्रयुक्त होने वाला लाल रंग का सिंदूर ऐतिहासिक रूप से इसी अयस्क को परिष्कृत करके प्राप्त किया जाता था। उसके बाद है गैलेना। इसका केमिकल फॉर्मूला है PbS। रिलेटेड धातु है सीसा यानी लेड। यह शीशे का प्रमुख अयस्क है और बिहार के बांका और रोहतास जिलों में लेड जिंक के महत्वपूर्ण लेड जिंक के महत्वपूर्ण निक्षेप दर्ज किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कार्बोनेट अयस्क के बारे में। तो जब अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के साथ पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया करती है तो धातु कार्बोनेट समूह का निर्माण करते हैं। पहला है मैग्नेसाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है MgCO3। इससे रिलेटेड धातु है मैग्नीशियम। उच्च ताप सहने वाली रिफ्रैक्टरी ईंटों और मैग्नीशियम रसायनों के निर्माण में यह उपयोगी है। नेक्स्ट है कैल्साइट या चूना पत्थर। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3 और इससे संबंधित धातु है कैल्शियम। यह अवसादी चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। बिहार के कैमूर, भभुआ, रोहतास के रोहतासगढ़, बंजारी, डेहरी, ऑनसोन और मुंगेर जिलों में इसके विशाल भंडार हैं। यह बिहार के संपूर्ण सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। उसके बाद है सीडेराइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है FeCO3। रिलेटेड धातु है लोहा। लौह अयस्क का एक प्रकार है जिसमें लोहे की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, यानी इसमें लगभग 48% लोहा होता है। उसके बाद है एजुराइट। यह गहरे नीले रंग का एक तांबा कार्बोनेट खनिज है। प्राचीन काल में इसका उपयोग नीले रंग के रंजक के रूप में होता था। उसके बाद डोलोमाइट। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम का संयुक्त कार्बोनेट है। धातुकर्म प्रक्रियाओं विशेषकर लौह प्रावलन और निर्माण कार्यों में इसका व्यापक प्रयोग होता है। उसके बाद है मैकालाइट। यह हरे रंग का अत्यंत आकर्षक सजावटी खनिज है जिनका उपयोग मूर्ति कला और आभूषण में भी किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हैलाइड और अन्य अयस्क। इन अयस्कों के साथ इन अयस्कों में धातुओं के साथ हैलोजन परिवार के तत्व या सल्फेट आयन जुड़े होते हैं। रासायनिक रूप से यह सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। यह अवसादी चट्टानों की परतों के बीच नमक के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। रासायनिक सूत्र सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से फोटोग्राफी में किया जाता रहा है। हार्ड सिल्वर का सिल्वाइट एंड या लिस्लेबेंट। यह रासायनिक सूत्र पोटेशियम क्लोराइड। जर्मनी के थुरिंगिया और लिस्लेबेंट क्षेत्र में इसके विशाल भंडार पाए गए हैं। यह पोटास उर्वरकों का मुख्य स्रोत है। उसके बाद है कार्नेलाइट। यह मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक जटिल संयुक्त हैलाइड खनिज है। नेक्स्ट है एप्सम साल्ट। इसका रासायनिक सूत्र है MgSO4 × 7H2O यानी मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। नेक्स्ट है जिप्सम। इसका रासायनिक फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। यह सीमेंट उद्योग में सेटिंग टाइम को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धातु कर्म की वैज्ञानिक प्रक्रिया। खदान से प्राप्त कच्चे और अशुद्ध खनिज से अयस्क को पहचानना और उस अयस्क से विभिन्न वैज्ञानिक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण व्यवस्थित प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। इस जटिल प्रक्रिया को एक सुनियोजित क्रम में निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जाता है, जैसे खदान, पीसना, सांद्रण, भर्जन या निस्तापन, प्रगलन, शोधन और शुद्ध धातु। इससे पहला चरण है अयस्क का सांद्रण। तो खदानों से भारी मशीनों द्वारा निकाले गए बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों को क्रशर में डालकर बारीक पाउडर या पिसा हुआ अयस्क बनाया जाता है। इस पिसे हुए अयस्क में अभी भी भारी मात्रा में अवांछित मिट्टी, पत्थर, रेत और अन्य सिलिकेट अशुद्धियां मौजूद होती हैं। इन अशुद्धियों को धातुकर्म की भाषा में गैंग या अधातरी कहा जाता है। अयस्क से इस गैंग यानी मिट्टी या पत्थर को वैज्ञानिक विधि द्वारा अलग करने और धातु के प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। इसके लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई गई हैं। जैसे पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो यह विधि अयस्क के भारी कणों और गैंग यानी अशुद्धि के हल्के कणों के घनत्व में अंतर के सिद्धांत पर कार्य करती है। पिसे हुए अयस्क को एक विशेष प्रकार के ढलान वाले वाइब्रेटिंग टेबल पर रखा जाता है। इसके ऊपर पानी की तेज धार प्रवाहित की जाती है। चूंकि धातु के अयस्क भारी होते हैं, वे गुरुत्वाकर्षण के कारण मेज के खांचों में रुक जाते हैं। इसके विपरीत हल्की मिट्टी
रेत या गैंग के कण पानी की तेज धार के साथ बहकर बाहर निकल जाते हैं। यह विधि लगभग सभी भारी ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्कों के प्रारंभिक सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे कि हेमेटाइट और टीन स्टोन। दूसरा विधि है फेन पलवन विधि। यह विधि मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के शोधन के लिए एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है। यह अयस्क और गैंग के कणों की जल और तेल के प्रति अलग अलग भीगने की प्रवृत्ति पर आधारित है। सल्फाइड अयस्क तेल से आसानी से भीगते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीगते हैं। इस प्रक्रिया में पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को पानी से भरे एक बड़े टैंक में डाला जाता है। इसमें मुख्य रूप से चीड़ का तेल, जैंथेट या वसा मिलाई जाती है और टैंक के भीतर एक पाइप के माध्यम से तेज हवा का प्रवाह किया जाता है, जिससे पानी में भारी उथल पुथल होता है और सल्फाइड अयस्क तेल से भीगकर झाग या फेन बना लेते हैं और हल्के होने के कारण सतह के ऊपर तैरने लगते हैं, जिन्हें स्कीम करके अलग किया जाता है। वहीं मिट्टी पत्थर पानी से भीगकर टैंक की तली में बैठ जाते हैं। उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह विधि उन अयस्कों के लिए है जिनमें या तो अयस्क स्वयं अथवा उसमें मौजूद अशुद्धि में कोई एक चुंबकीय प्रकृति का होता है। पिसे हुए अयस्क को एक निरंतर चलने वाले कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है। यह बेल्ट दो पहियों पर घूमता है, जिनमें से एक पहिया अत्यंत शक्तिशाली चुंबक का बना होता है। जब अयस्क इस चुंबकीय पहिए के ऊपर से गुजरता है, तो चुंबकीय अयस्क चुंबक के आकर्षण के कारण पहिए के बिल्कुल करीब गिरकर एक अलग ढेर बनाता है, जबकि अशुद्ध जबकि अचुंबकीय अशुद्धियां अपकेंद्र बल के कारण दूर जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट है लीचिंग या निच्छालन विधि। इसे रासायनिक विधि भी कहा जाता है। यह अयस्क की किसी विशेष रासायनिक विलायक में घुलनशीलता पर आधारित है। इसमें अयस्क को एक ऐसे उपयुक्त रासायनिक विलायक में घोला जाता है जिसमें धातु का यौगिक तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन अशुद्धियां अघुलनशील रह जाती हैं। बाद में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु को अवक्षेपित कर लिया जाता है। एल्यूमीनियम की बॉक्साइट अयस्क का शोधन बायर प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सोना और चांदी को साइनाइड प्रक्रिया द्वारा अलग करने में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा चरण यानी सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। सांद्रण के प्राप्त अयस्क को सीधे धातु में अपचयित करना कठिन होता है। ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के अनुसार धातु कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में धातु ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना अपचयन और कहीं अधिक आसान और कम खर्चीला होता है। इसलिए सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए निम्नलिखित दो प्रमुख ऊष्मीय विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है निस्तापन विधि। सांद्रित अयस्क को हवा यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अत्यंत सीमित आपूर्ति में उसके गलनांक से ठीक नीचे उच्च तापमान पर भट्ठी में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान अयस्क में मौजूद नमी और वाष्पशील अशुद्धियां उड़कर बाहर निकल जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड टूटकर धात्विक ऑक्साइड में बदल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। दूसरा है भर्जन विधि। वैज्ञानिक सांद्रित वैज्ञानिक सांद्रित यानी वैज्ञानिक परिभाषा में देखें तो सांद्रित अयस्क को वायु की नियमित और प्रचुर आपूर्ति में उसके गलनांक के नीचे अकेले या अन्य उपयुक्त पदार्थों के साथ मिलाकर परावर्तनीय भट्ठी में तीव्रता से गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। यह विधि मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों पर लागू होती है। भर्जन के दौरान सल्फाइड अयस्क जलकर या ऑक्सीकृत होकर धात्विक ऑक्साइड में बदल जाते हैं और पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भारी मात्रा में बाहर निकलती है, जो कि अम्लीय वर्षा का एक कारण बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा चरण यानी प्रगलन विधि। भर्जित या निस्तापित अयस्क से ऑक्सीजन को हटाकर अशुद्ध या कच्ची धातु प्राप्त करने की अपचयन प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। धातु ऑक्साइड को कोक, जो कि एक प्रबल अपचायक है, और फ्लक्स यानी गालक के साथ उचित अनुपात में मिलाकर एक विशाल वात्य भट्ठी जिसमें फायर ब्रिक लाइनिंग होती है उसमें डाला जाता है और भट्ठी के निचले हिस्से से अत्यंत उच्च तापमान पर गर्म हवा प्रवाहित की जाती है। कोक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जो धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देता है। सांद्रण निस्तापन और भर्जन के बाद भी अयस्क में कुछ ऐसी जिद्दी अशुद्धियां बच जाती हैं जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इन अशुद्धियों को आसानी से पिघलाकर बाहर निकालने के लिए बाहर से जो अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। यदि उपस्थित अशुद्ध अम्लीय जैसे सिलिका है, उसे हटाने के लिए क्षारीय फ्लक्स जैसे चूना पत्थर, लाइम स्टोन इत्यादि का उपयोग होता है। इसके विपरीत यदि अशुद्ध क्षारीय जैसे लौह ऑक्साइड है, तो अम्लीय फ्लक्स जैसे सिलिका का उपयोग किया जाता है। फ्लक्स और अशुद्धि उच्च तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रिया करके एक पिघला हुआ हल्का
और कम गलनांक वाला पदार्थ बनाते हैं जिसे धातुमल कहते हैं। वाद्य भट्टी में प्रगलन के उपरांत पिघली हुई भारी कच्ची धातु भट्टी के निचले आउटलेट से प्राप्त होती है, जबकि पिघला हुआ हल्का धातुमल धातु के ऊपर तैरता है और उसे एक अलग आउटलेट से बाहर निकाल लिया जाता है। यह धातुमल पिघली धातु को वायुमंडलीय ऑक्सीकरण से बचाता है और व्यर्थ गैस चिमनी से उड़ जाती है। उसके बाद है चौथा चरण यानी शोधन विधि। प्रज्वलन से प्राप्त कच्ची धातु में अभी भी कुछ अशुद्धियां जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस या अन्य धातुएं बची होती हैं। ये ये धातु कर्म का अंतिम चरण है, जिससे कच्ची धातु से 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर निम्नलिखित विशेष विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है विद्युत अपघटनी विधि। यह विधि तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमीनियम और जिंक जैसी धातुओं के अत्यंत उच्च स्तर के शोधन के लिए प्रयुक्त होती है। एक टैंक में एनोड के रूप में अशुद्ध धातु का मोटा ब्लॉक लगाया जाता है, वहीं कैथोड के रूप में उसी धातु की अत्यंत शुद्ध और पतली पट्टी लगाई जाती है। विद्युत अपघटन के रूप में उसी धातु का एक घुलनशील साल्ट सॉल्यूशन जैसे तांबे के शोधन में अम्लीय कॉपर सल्फेट इस्तेमाल होता है। जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर मौजूद अशुद्ध धातु ऑक्सीकृत होकर टूट टूट कर आयनों के रूप में विलयन में घुलने लगती है और विलयन से ही धनायन कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं और वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। एनोड से धातु के घुलने के दौरान जो अघुलनशील भारी अशुद्धियां जैसे तांबे के शोधन में सोना, चांदी और प्लेटिनम होती हैं, वे एनोड के ठीक नीचे टैंक की तली में कीचड़ के रूप में जमा हो जाती हैं, जिसे धातु कर्म में एनोड मड कहते हैं। उसके बाद दूसरा विधि आसवन विधि है। कम क्वथनांक वाली या वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए सर्वोत्तम विधि है, जैसे जिंक, पारा, कैडमियम तथा आयोडीन। अशुद्ध धातु को एक विशेष रिटार्ट में उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। चूंकि मुख्य धातु वाष्पशील होती है और वह शीघ्र ही वाष्पीकृत हो जाती है, इस वाष्प को एक अलग कक्ष में ले जाकर ठंडा या संघनित किया जाता है और आसूत के रूप में अत्यंत शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। उच्च क्वथनांक वाली अशुद्धियां पीछे बर्तन में ही रह जाती हैं। नेक्स्ट है तीसरे द्रावण विधि। उन धातुओं के शोधन के लिए जिनका गलनांक इनकी अशुद्धियों की तुलना में बहुत कम होता है, जैसे टीन, लेड और बिस्मथ, इनके लिए प्रयुक्त होता है। अशुद्ध कच्ची धातु को एक भट्ठी के ढालू चूल्हे पर रखकर धीमी आंच पर गर्म किया जाता है। कम गलनांक वाली शुद्ध धातु जल्दी पिघलकर ढलान से नीचे बह जाती है और उसे एकत्र कर लिया जाता है और उच्च गलनांक वाली अशुद्धियां पिघलती नहीं, वे चूल्हे पर ही रुक जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख धातु और उनका परिचय। सबसे पहला सोडियम का परिचय, तो इसका लैटिन नाम है नेट्रम। सोडियम को सबसे पहले महान वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने प्राप्त किया था। यह पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाने वाला छठा सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है। यह एक अत्यंत मुलायम धातु है जिसे इतनी आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 883 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग टेट्रा एथिल लेड, जो पहले पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता था, उसके स्थान पर किया जाता है। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। यह हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेजी से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। ऑक्सीजन और नमी के साथ हिंसक प्रतिक्रिया यानी विस्फोट से बचाने के लिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में सुरक्षित डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह किरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम को पानी में डालने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिससे आग लग जाती है। सोडियम के कुछ प्रमुख अयस्क हैं, जैसे रॉक सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl, चिली सॉल्टपीटर यानी सोडियम नाइट्रेट, वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट और सुहागा या बोरेक्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यानी सोडियम के कुछ प्रमुख यौगिक हैं, जैसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, दाहक सोडा या सफेद कास्टिक भी कहा जाता है। यह एक प्रबल क्षार है। जब यह अम्ल से क्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण और पानी बनता है। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है, यानी कठोर साबुन के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर रेयॉन के निर्माण में, कपड़ों की धुलाई और ब्लीचिंग कार्यों में, फलों और सब्जियों आदि को धोने और साफ करने के लिए, बालों को सीधा करने वाले रिलैक्सर और शैम्पू में, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। इसे आमतौर पर खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग बेकरी बेकरी उद्योग में डबल रोटी, केक और बिस्किट बनाने में होता है। उच्च तापमान यानी 60 डिग्री से ऊपर पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे ब्रेड फूलकर स्पंजी हो जाती है।
माउथ वॉश में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि ये क्षारीय होता है। और अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में भी सहायक है। तीसरा है सोडियम परऑक्साइड यानी Na2O2। इसे फ्लूकोल या सोलोजोन के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम परऑक्साइड बनाता है। मूल रूप से यह हल्के पीले रंग का पाउडर है, लेकिन जब इसे हवा में रखा जाता है तो यह सफेद हो जाता है। कागज और वस्त्र उद्योग में बलीच के रूप में इसका प्रयोग होता है, सफाई कारक के रूप में इसका उपयोग होता है, बंद पड़े कमरे, अस्पताल, दुकानें आदि को साफ करने और गंध दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद चौथा यानी बोरेक्स से सुहागा। इसे टिकनार के नाम से भी जाना जाता है या बोरॉन और सोडियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसे सोडियम कार्बोनेट द्वारा बनाया जाता है। यह ज्यादा विषैला नहीं होता है। इसका उपयोग डिटर्जेंट और चमड़ा उद्योग में होता है, कीटनाशक के रूप में यानी कॉकरोच, चींटी आदि को मारने वाले हीट स्प्रे के निर्माण में, बहुत गंदे बर्तनों की सफाई के लिए, कांच, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन के घटक के रूप में उन पर चमक लाने के लिए इसका उपयोग होता है। पांचवा है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसे चिली सॉल्ट पीटर या पेरू सॉल्ट पीटर या क्यूबिक नाइट्र के नाम से भी जाना जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। आतिशबाजी, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन में इसका उपयोग होता है। स्टील कोटिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद छठा यानी क्रायोलाइट Na3AI F6। ये सोडियम और एल्यूमिनियम का संयुक्त हैलाइड अयस्क है। मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइट की गलनांक को कम करने के लिए इसका उपयोग होता है। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। आतिशबाजी के दौरान पीला रंग प्रदान करने के लिए सोडियम की उपस्थिति के कारण भी इसका उपयोग होता है।